बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल ज़ेरा। और आज का जो लेक्चर है वो अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से होती है और क्या होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसको थोड़ा रिव्यू कर दें। सबसे पहले जो है हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा था। उसमें हमने जो है वो एटीपी और उसके अलावा NADPH जो है उसकी फॉर्मेशन की थी। ठीक है, NADH2 की फॉर्मेशन हुई थी। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स थी। उसके बाद जो है ये इंटर हुई थी इनटू द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के अंदर ये इंटर हुई और इन्होंने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो मिलके क्या बनाया था, ग्लूकोज की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, मतलब कैल्विन साइकिल के अंदर ग्लूकोज। अब जितनी भी कहानी इस चैप्टर में स्टार्ट हुई है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है ग्लूकोज के ऊपर। ठीक है, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन की वजह से जो हमें ATP मिलेगी, यही जो है हमारा मकसद है। पूरा मकसद इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 का यही है कि हमें ग्लूकोज से किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, यानी ग्लूकोज को किस तरह से ATP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट यानी कैल्विन साइकिल हुई। वो ग्लूकोज जो है उसके बाद जो है वो इंटर हुआ था इनटू दी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंटर हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी। फर्स्ट स्टेप में मतलब फर्स्ट जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो ग्लूकोज की हुई थी इनटू द ग्लाइकोलाइसिस। इसके अंदर जो है वो पायरुवेट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, पायरुवेट के 2 जो है वो मॉलिक्यूल बने थे यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ द 3 कार्बन कंपाउंड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के बने थे। उसके बाद ये पायरुवेट जो है वो लिंक रिएक्शन के ज़रिए जो है वो इंटर हुआ था इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर जो है हमने क्रेब्स साइकिल को पढ़ा था। जहाँ पर क्रेब्स साइकिल जो है उसकी हुई थी। क्रेब्स साइकिल के अंदर ये पायरुवेट जो कि लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हुआ था, वो इंटर हुआ था क्रेब्स साइकिल के अंदर। देन क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है फर्दर जो है वो ब्रेकडाउन हुई और हमें जो है वो क्या मिला था, हमें जो है वो एनर्जी मिली थी इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH की फॉर्म में। ठीक है, NADH और FADH के अंदर फॉर्म में जो है हमें एनर्जी जो है वो मिली थी। अब ये FAD और NADH जो है ये बेसिकली जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द ATP है। बेसिकली हमें ATP चाहिए, लेकिन ये फॉर्म्स में हमें एनर्जी मिली है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये मकसद है कि ये जो NAD और FAD जो हमें मिली हैं इनको डायरेक्टली कन्वर्ट करना इनटू दी ATP, यानी हमें ATP की नीड है। हम ये भी जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन हमें इन फॉर्म में नहीं बल्कि ATP की फॉर्म में जो है वो एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद यही है कि NADH और FADH जो है वो ATP की फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बेसिकली मकसद यही है कि ATP की फॉर्मेशन ऑफ ATP या ATP की फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है हमारा स्ट्रोमा में जो है बना था क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, उसके बाद वो इंटर हुआ था साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुई थी। देन वो इंटर हुए थे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की भी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्या हुआ था, मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल जो है वो पूरी हुई थी। ठीक है, यानी यहाँ तक हमने जो है वो पूरी लेक्चर्स जो कवर किए, जहाँ पे NAD और FAD जो है उसकी फॉर्मेशन हुई मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से जो है वो क्या करेंगे, मैट्रिक्स से जो इनकी प्रोडक्ट बनी है वो इंटर होगी इनटू दी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या होगा, ये पूरा जो प्रोसेस जो है अब जो स्टार्ट होगा वो यहीं पे होगा। तो ओवरऑल साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है प्रीवियस चैप्टर जो भी लेक्चर्स हैं उनका छोटा सा रिव्यू दिया है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ ATP होती है, यानी इसका मकसद ATP की फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा ये कहाँ पर होती है, इसकी साइट जो है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखें तो जस्ट लाइक हम लोग
यहाँ पर हमने क्या किया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया लिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये जो गैप है इसे हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को या इस जगह को हम लोग जो है वो बोलेंगे मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस प्रीवियस हमने पढ़े हैं क्रेब साइकिल तक, वो पूरा जो है यहाँ पर प्रोसीड हुआ, ठीक है। यानी क्रेब साइकिल जो है यहाँ पर प्रोसीड हुई। अब क्या होगा, अब जो है पूरा प्रोसेस जो है वो इस मैट्रिक्स निकल कर इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। यानी इस मेम्ब्रेन को अगर हम लोग जो है वो जूम करके देखें किस तरह से हैं, तो कुछ इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन बनेगी, जस्ट लाइक। अब ये जो मैं है इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है वो एटीपी जनरेट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवाते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो है उनके नाम आपको याद करने। 5 तरह के जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इस इनर मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं, ठीक है। 5 तरह के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये अटैच होते हैं। ये मैंने इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स, अब पहला कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर अटैच होता है वो है NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स आ गया। सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स जो इसका नाम है साइटोक्रोम BC1। उसके बाद फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम AA3। फिफ्थ का मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब ये 4 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो फर्स्ट जो 4 कॉम्प्लेक्स है उनमें से याद करने का तरीका, जो फर्स्ट 2 हैं उनमें डिहाइड्रोजनेस आएगा और जो दूसरे 2 हैं उसके अंदर साइटोक्रोम आएगा, ठीक है। NAD डिहाइड्रोजनेस, NADH डिहाइड्रोजनेस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम BC1 और उसके अलावा साइटोक्रोम AA3, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अलावा यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स मौजूद है। अब कॉम्प्लेक्स जो है वो भी जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट आगे जो होंगे वो भी जो है किसी एंजाइम की, यानी कुछ को एंजाइम भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ को एंजाइम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला को एंजाइम जो है वो NADH का होता है। NADH का को एंजाइम जो है वो FAM है। उसके बाद जो है वो सक्सीनेट का जो कोएंजाइम है वो FAD है, ठीक है। अब ये इन दोनों के जो है कोएंजाइम है जो कि आगे ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में भी एक कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिससे हम बोलते हैं कोएंजाइम, मौजूद होता है कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q, ठीक है। कोएंजाइम Q जो है वो इन दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड का जो है वो सेकंड और थर्ड के बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी कोएंजाइम जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके बाद जो है थर्ड जो है उसके और जो है फोर्थ है उन दोनों के बीच में भी एक कोएंजाइम जो है वो मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं कोएंजाइम साइटोक्रोम C, ठीक है। ये एक कोएंजाइम है जो कि थर्ड और फोर्थ के बीच में, पहले 2 के बीच में कोएंजाइम Q है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ के बीच में कोएंजाइम साइटोक्रोम C है। सेकंड और थर्ड के बीच में कोई भी कोएंजाइम मौजूद नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है ये है
फोर्थ जो है उसका जो अपना कोएंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं कोएंजाइम, साइटोक्रोम कोएंजाइम A1N A2। ठीक है, ये इसका कोएंजाइम होता है, यानी इसका अपना कोएंजाइम FAM होता है, इसका अपना कोएंजाइम F8। इन दोनों के बीच में एक कोएंजाइम होता है जो कि Q होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी कोएंजाइम नहीं होता और इसका अपना कोई भी कोएंजाइम नहीं होता। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक कोएंजाइम होता है कोएंजाइम साइटोक्रोम C, और जो फोर्थ वन है उसका अपना कोएंजाइम होता है कोएंजाइम A1A2। ठीक है, ये हो गए 4 जो है वो कॉम्प्लेक्सेस और उनके कोएंजाइम। अब होता क्या है, होता ये हो कि ये जस्ट लाइक एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट बनती है NADH और FADH। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ये एक इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है, मैं ये हेडिंग्स हटा दूं तो ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये मैट्रिक्स जो है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं ये मैट्रिक्स लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर NAD या FAD बना है। ठीक है, NAD या फिर जो है वो FAD जो बना है, ये क्या होंगे, ये उनकी ऑक्सीडेशन होगी। सबसे पहले इन दोनों की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होगा, ऑक्सीडेशन के नतीजे में NAD जो है वो, या FAD में यहाँ पर NAD समझा रही हूँ, FAD भी सेम तरीके से होगा। NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, और प्लस में एक H आयन मिलेगा। ठीक है, अब ये जब NAD प्लस में कन्वर्ट होगा तो मतलब H आयन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी ये फर्स्टली एंटर होंगे इनटू द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, यानी NADH डिहाइड्रोजनेज के पास जो है वो जाएंगे, वहाँ से ये अपने कोएंजाइम को देगा FAM। ठीक है, अब FAM जो है वो अपना जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये अपने पास नहीं रखेगा। बेसिकली ये जो कोएंजाइम है ये इस साइड पे मौजूद होगा। ठीक है, अब ये कोएंजाइम जो है वो क्या करेगा, ये कोएंजाइम जो है यहाँ पर मौजूद होगा इस जगह पे, यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर ये कोएंजाइम्स जो है वो मेमौजूद होते हैं। ये जो है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास NADH डिहाइड्रोजनेज के पास है, उसने अपने कोएंजाइम यानी FAM को दिए, FAM ने जो है वो कोएंजाइम Q को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव यहाँ पर आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अब जब नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ H आयंस भी जो है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो जितने मतलब 4 जो H आयंस हैं वो ट्रांसफ़र होंगे यहाँ से कोएंजाइम Q के पास, और इस तरफ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर 4 H आयंस जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस में सक्सीनेट जो क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट के अंदर, तो उस दौरान भी जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लॉस करता है। ठीक है, सक्सीनेट फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस के पास आएंगे और सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस FAD के पास जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब FAD के पास जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो FAD वो अपने पास नहीं रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे साइटोक्रोम BC1। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके आएंगे कोएंजाइम साइटोक्रोम C के पास, यानी यहाँ से FAD के पास से आए हैं यहाँ पर साइटोक्रोम BC1 के पास। यहाँ पर बीच में जो है वो कुछ जो है कोएंजाइम्स होते हैं जो मेंशन नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफ़र करवाते हैं। जो मेन है वो ये सारे हैं, लेकिन कुछ एक्सेसरी भी होते हैं जो यहाँ से ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 के पास जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जो है कोएंजाइम C जो कि यहाँ पर मौजूद होता है उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी H आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से जिस तरह से इसमें जो है वो 4 H आयंस यहाँ पर पंप हुए, उसी तरह से इसके पास भी 4 H आयंस जो है वो पंप हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर जो है वो 4 H आयंस यहाँ पर पंप होंगे, वो ये जो है वो साइटोक्रोम कोएंजाइम C कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स साइटोक्रोम AA3 के पास, और वो क्या करेगा साइटोक्रोम AA3 जो है वो साइटोक्रोम अपने यानी कोएंजाइम
A1 A2 यहाँ पर कोएंजाइम होगा, कोएंजाइम A1 A2 के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो 4 एचाइंस जो है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। 4 एचाइंस जो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आए जो कि कोएंजाइम Q के पास, अब 4 एचाइंस सेकेंड स्टेप में जो है वो आ जाएंगे साइड कोएंजाइम A1 और A2 के पास, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 4 कॉम्प्लेक्स का काम जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। यानी अब इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हुआ, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होंगे, कोएंजाइम मौजूद होंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन स्पेस है इसके अंदर एचाइन की कंसनट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यानी पहले जो है यहाँ पर मैट्रिक्स था, ये पूरा इस मैट्रिक्स के अंदर जो है एचाइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी। ये क्या हुआ, इन कॉम्प्लेक्स की मदद से एचाइंस जो है वो इस मैट्रिक्स से जो है वो पंप होकर इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ज़्यादा हो गए। अब एचाइन की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गई हैज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के जगह यहाँ पर जो है वो एचाइंस की कंसनट्रेशन इन कॉम्प्लेक्स की वजह से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब इन कॉम्प्लेक्स की पंपिंग की वजह से जो है यहाँ पर एचाइन की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई। अब क्या होगा, फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम बोलेंगे ATPase कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जो है वो फिफ्थ जो है वो कॉम्प्लेक्स मौजूद है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इस तरह से जो है वो मौजूद, तो कुछ इस तरह से पंप की फॉर्म में जो है मौजूद होता है जिससे हम बोलते हैं ATPase कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर एचाइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। वो क्या करेगा, अब यहाँ पर जो है ये एचाइंस जो है वो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर इस कोएंजाइम के ज़रिए जो है वो इंटर होंगे। जिससे ही वो इंटर होंगे तो ये रोटेट करेगा। इसकी रोटेशन के दौरान, इस रोटेशन की वजह से जो हमारे पास जो वाटर बना था, वाटर जो टूटा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, उसमें अंदर जो एचाइंस रिलीज़ हुए थे और ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ। अब ये ऑक्सीजन जो है वो इंटर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो टूटा था वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स जो यूज़ किए थे लेकिन ऑक्सीजन का कोई भी यूज़ नहीं था। वो ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एचाइंस जो है पम्प होंगे ATPase कॉम्प्लेक्स के ज़रिए और कंबाइन हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन करेंगे वाटर की। इसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ADP भी मौजूद होता है, ठीक है। ADP मौजूद होता है, इनकी रश की वजह से जो है वो ADP भी यहाँ पर जो है वो इस तरह से ATPase कॉम्प्लेक्स से गुजर कर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद ये है कि एचाइंस जो है यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनको जो है वो पंप करा के इस तरफ आना और इस तरह से जो है वो ATPase पंप से गुजरें और ADP से ATP की फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। सिंपली इसका मकसद ही यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कि एचाइंस जो है वो डायरेक्टली यहाँ से जो है वो नहीं जा सकते ATPase पंप के अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाएँ और वो रश करके ATPase कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएँ, उसे रोटेट करें और ADP को कन्वर्ट कर दें ATP के अंदर। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये होती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस याद करने हैं, इनकी जो कोएंजाइम मैंने मेंशन किए, सिर्फ यही जो है हमने याद करने, कुछ स्टेप्स जो है मैंने बताए हैं 2 वो याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से एचाइंस का यहाँ आएंगे, उसके बाद ये ATPase पंप में गुजरेंगे और ADP को कन्वर्ट देंगे ATP में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन प्रोडक्ट है वो बन गई हमारे पास वाटर, एक तो वाटर बना और दूसरी जो है हमारे पास ATP। तो फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद ही हमारे पास यही था कि हमें ATP की फॉर्मेशन करनी थी, तो वो ATP की फॉर्मेशन हो गई इन कॉम्प्लेक्सेस की मदद से। और दूसरा ये कि ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मैंने जो है आपको फेडरल बोर्ड की बुक से जो है वो रीड करवाया, क्योंकि इसमें में जो है इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई कि इस वजह से मैंने फेडरल से जो है वो पूरा पढ़ के जो है वो आपको समझाया। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी समझ ना है तो आप फेडरल के बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।